गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। हमारे अभी ऑनगोइंग एसबीआई टारगेट आए पे जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके टारगेट बैचेस जो सेशन चल रहा है उसमें बैंकिंग अवेयरनेस क्लास का एक कंटिन्यूस सीरीज चल रहा है अभी, जिसमें हमने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया था इस्टेब्लिशमेंट बैंक का इस्टेब्लिशमेंट आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट, उसका नेशनलाइजेशन, बैंकों का नेशनलाइजेशन और टाइप ऑफ बैंक्स। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज सेशन में हम डिसाइड करेंगे आरबीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जिससे हर साल सारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी, भारत की मौद्रिक नीति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को, इस सेशन को हम दो भाग में डिवाइड कर लें क्योंकि ज़्यादा लंबा है, एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है। तो आज का सेशन है इसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, वो कैसे काम करता है, उसकी कमेटी क्या है और उसके टूल्स के बारे में एक आइडिया ले लेंगे, ठीक है। उसका नेक्स्ट में हम उसके टूल्स के बारे में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें टूल्स के एक एक करके उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हमारा आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम हर सेशन में एक बैंकिंग वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, अ पार्ट ऑफ द सेशन, अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो होगा हमारे, उसके बाद एक वर्ड, बैंकिंग का एक वर्ड, उसके बारे में जाएंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ा हमारा सेशन में इंटरेस्टिंग हो जाएगा और हम कुछ नया सीख भी लेंगे, ठीक है। तो आज का जो बैंकिंग वर्ड है वो है माइक्रो एटीएम। माइक्रो एटीएम, इसके बारे में हम सेशन के लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो भारत की मौद्रिक नीति है, वो मौद्रिक नीति क्यों जरूरत पड़ती है, उसकी जरूरत क्यों है? उसकी ज़रूरत है जो हम शाब्दिक भाषा में या आम तौर पे हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, जो मनी का फ्लो है मार्केट में वो ज़्यादा ना हो जाए, वो कम ना हो जाए। बेसिकली इसी के लिए इसका निर्धारण होता है मौद्रिक नीति का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा अर्थव्यवस्था है, जो भी सारी इकोनॉमी है, बैंकिंग सिस्टम है, उस पर बहुत इफेक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि ये इफेक्ट डालता है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट पे। ये हमारे विदेशों में जो विदेशी मौद्रिक नीति, विदेशों का जो हमारा रुपए का जो परिचालन है उस पर भी बहुत इफेक्ट डालता है, ठीक है। स्पेशली ये जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उसके लिए मौद्रिक नीति बहुत जरूरी है। सारे डेवलपिंग कंट्री के अंदर ये मौद्रिक नीति लाई जाती है, ठीक है। अच्छा, मौद्रिक नीति के बारे में हम जब बात करते हैं तो दो तरह के वर्ड आते हैं, एक आता है फिस्कल पॉलिसी, एक आता है मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को या बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि दोनों एक ही है। ऐसा नहीं है, दोनों का काम लगभग एक है, एक ही तरह से काम भी करते हैं, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, वो हमें जान लेना जरूरी है कि आगे कंफ्यूज ना हो। हम जब भी क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए इससे, तो हम ये कंफ्यूज ना हो, फिस्कल पॉलिसी के बारे में पूछे तो हम मॉनेटरी पॉलिसी का आंसर ना दे दें, और मॉनेटरी पॉलिसी पूछे तो हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में आंसर ना दे दें। तो जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। एक होता है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। दोनों का काम एक ही है, दोनों मनी फ्लो को कंट्रोल करते हैं, देश में जो ये सब है हमारा एम्प्लॉयमेंट है उसको इफेक्ट करते हैं। दोनों का काम लगभग एक ही है, बस बेसिक डिफरेंसेस हैं, ये जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, भारत सरकार सीधा इसका डिसीजन लेती है, इसका निर्धारण करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? आरबीआई, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई इसका डिसीजन लेता है। इसके सारे जो नीति बनाना है उनका काम मॉनेटरी पॉलिसी का आरबीआई डिसाइड करता है। और फिस्कल पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके टूल्स क्या क्या हैं? इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन, ठीक है। ये कुछ टूल्स हैं जो जिससे फिस्कल पॉलिसी डिसाइड होता है। इसके क्या है? इंटरेस्ट रेट, बेसिकली इंटरेस्ट रेट के द्वारा ही इसका जो टूल्स है इसका ये निर्धारण होता है, ये काम करता है, ठीक है। और एक और चीज देख लीजिए, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, मींस कि मनी सप्लाई को कम ज्यादा करके भी ये मॉनेटरी पॉलिसी ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। फिस्कल पॉलिसी का टारगेट क्या है? कोई भी स्पेसिफिक टारगेट इसका नहीं है। ठीक है, एक और बेसिक जो इसका डिफरेंस होता है कि जब हम फिस्कल पॉलिसी डिसाइड करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाहिए। मींस कि मान लीजिए सरकार है, एक सरकार के अंदर बहुत सारे मंत्री होते हैं, कुछ अलग अलग पार्टीज का भी सपोर्ट होता है, उन सब चीजों को डिसाइड करके ही हम फिस्कल पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं। बट मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा नहीं है, ये नॉर्मली इंडिपेंडेंट होता है, ये डिसाइड होता है। इसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है। एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो ये डिसाइड करती है और वो माना जाता है और सीधा। ठीक है, ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे, ये आपने जान लिए। चलिए, समझ में आ गया होगा फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। बेसिक जो अंतर है वो जान लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड किया जाता है आरबीआई द्वारा इंडिपेंडेंटली, और फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसे काम करता है, वो डिसाइड कौन करता है? आरबीआई करता है। तो आरबीआई तो एक संस्था है, क्या वो हमारे गवर्नर साहब करते हैं आरबीआई के, या उसमें कोई उसके अंदर कौन होते हैं, ऑफिशियल्स कौन होते हैं? तो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने के लिए भारत में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। ठीक है, इनका काम है कि ये बैठते हैं और जो भी मौद्रिक नीति है उसका डिसीजन लेते हैं, वो कैसे काम करेगा, कितना मनी का फ्लो होगा मार्केट में, कितना इन्फ्लेशन रेट है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सारा काम करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी जानने के लिए हम इसका स्टेप बाय स्टेप पहले करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस सेक्शन में आरबीआई एक्ट 1949 के किस सेक्शन में डिफाइन है। सबसे पहले तो ठीक है, समझ में आया कि किस सेक्शन में डिफाइंड है, ऐसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सेक्शन 2(3) CCI आरबीआई एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1949 के सेक्शन 2(3) CCI में ये डिफाइन किया गया है भारत का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। ठीक है, इसका टेन्योर कितना होता है, कितने दिनों के लिए मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड किया जाता है? तो 2 मंथ्स। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, हमारे यहाँ जो बोला जाता है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी को, कि हर दूसरे महीने डिसाइड होता है। तो हर दूसरे महीने हमारे जो ये कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो बैठती है और इनका ये डिसीजन लेती है मॉनेटरी पॉलिसी पे, इनके डिफरेंस जो टूल्स होते हैं उस पर डिसीजन लेती है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, पहले जो स्टार्टिंग में हमारे यहाँ ये जो 2 मंथ ये बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होता था। सबसे पहले 6 मंथ पे बैठती थी, 6 मंथ्स होता था। उसके बाद 45 डेज के लिए आया गया, बट ये दोनों उतने इफेक्टिव नहीं थे, ये दोनों उतना कारगर नहीं साबित हुआ मॉनेटरी पॉलिसी का। तो एक कमेटी का गठन किया गया जो था उर्जित पटेल कमेटी। देखिए, इससे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसीलिए ये सब जानना जरूरी है। लोग आप नोट डाउन जरूर करते जाइए। उर्जित पटेल कमेटी एक बैठी, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, जो बाई मंथ जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसका टेन्योर 2 मंथ का होगा। हर दूसरे महीने हम ये डिसाइड करेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसे काम करेगी। ठीक है, चलिए ये आप नोट कर लीजिए। अब इस कमेटी के सदस्य कौन कौन से होते हैं, मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। इससे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो कितने मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? तो 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं। इसमें से जो 3 होते हैं वो आरबीआई ऑफिशियल्स होते हैं, आरबीआई द्वारा शामिल किए जाते हैं, और जो बाकी 3 होते हैं वो गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, मनोनीत मेंबर्स होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है,
इनके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से अभी जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं ये जानना। इससे क्वेश्चंस पूछा गया है, हर साल पूछे जाते हैं। तो जो मैं लिख रहा हूँ उसे आप नोट जरूर कीजिएगा, इसको नोट जरूर करके रखिएगा। जो पहले मेंबर्स होते हैं 6 मेंबर में से, तो पहला होता है गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये चेयरपर्सन होते हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। जो भी गवर्नर होंगे वो इसके एक सदस्य जरूर होंगे। अभी कौन से हैं? मिस्टर शक्तिकांत दास, ये गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं अभी, और ये मॉनेटरी पॉलिसी के एक सदस्य हैं, और ये चेयरपर्सन है, मतलब इस अध्यक्ष हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। ठीक है, दूसरे कौन से हैं? मिस्टर जनक राय, ये भी आरबीआई के ऑफिशियल हैं। और तीसरे कौन से हैं? डॉक्टर माइकल पात्रा। ठीक है, डॉक्टर माइकल पात्रा, ये डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। तो ये 3 सदस्य जो हो गए ये आरबीआई द्वारा मनोनीत होते हैं, आरबीआई के ऑफिशियल्स होते हैं। मिस्टर शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ आरबीआई, मिस्टर जनक राय और डॉक्टर माइकल पात्रा। ठीक है, जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं चेयरपर्सन हमेशा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के। अब देख लेते हैं कि जो सरकार द्वारा मनोनीत है, बाय, आप लिख देता हूं मैं, बाय गवर्नमेंट, जो सरकार द्वारा मनोनीत हैं वो कौन कौन से हैं हम ये देख लेते हैं। तो पहली है मिसेस पम्मी दुआ, मिसेस पम्मी दुआ। ठीक है, ये मेंबर हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, गवर्नमेंट द्वारा मनोनीत। ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर हैं, ये सभी लिख लीजिए। ठीक है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डायरेक्टर हैं। ठीक है, पम्मी दुआ, ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि पम्मी दुआ किस रिलेटेड, इनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते भी हैं। दूसरे सदस्य हैं वो कौन है? वो है रविंद्र ढोलकिया। रविंद्र ढोलकिया, ठीक है, ये दूसरे सदस्य हैं जो गवर्नमेंट द्वारा मनोनीत हैं। ये आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं। ठीक है, ये आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं। और जो तीसरे मेंबर हैं वो कौन है? तो चेतन घाटे। चेतन घाटे, ठीक है, ये इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। ठीक है, इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। तो चलिए 6 मेंबर्स हो गए। कौन कौन है? जो आरबीआई द्वारा बाय आरबीआई के ऑफिशियल्स होते हैं हमेशा, वो है मिस्टर शक्तिकांत दास, मिस्टर जनक राय और डॉक्टर माइकल पात्रा। ये डिप्टी गवर्नर है, ये गवर्नर है आरबीआई के, और ये चेयरपर्सन है इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। जो गवर्नमेंट द्वारा मनोनीत मेंबर्स हैं वो कौन है? मिसेस पम्मी दुआ, ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डायरेक्टर है। रविंद्र ढोलकिया, ये आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं। और मिस्टर चेतन घाटे, ये इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। ठीक है, ये चीजें आप नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चंस जरूर से जरूर रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेंबर्स हो गए, इनका काम है कि हर दूसरे महीने इनकी मीटिंग होती है, जिनको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग बोला जाता है। ये डिसाइड करते हैं मौद्रिक नीति, ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट में मनी का फ्लो कितना होगा, कम करना है, ज्यादा करना है। अगर मनी का फ्लो ज्यादा है तो उसे कम करना है, अगर मनी का फ्लो कम है तो उसे ज्यादा करना है। तो ये कैसे करते हैं, ये इसका तरीका क्या है? तो इसके लिए टूल्स बनाए गए हैं, इसके लिए कुछ हथियार बनाए गए हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चलिए कैसे कंट्रोल होता है, बेसिक कैसे काम करता है, मनी फ्लो का कंट्रोल कैसे करती है आरबीआई। इसको समझने के लिए एक चीज मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूं। हम लोग का पैसा कहाँ रहता है? बैंकों में। हम लोग जो भी पैसा है मनी, आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगी? तो बैंकों के मनी का फ्लो कैसे कंट्रोल करेगी? बैंकों के मनी से। हमारा पैसा रहता है बैंकों में, और बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। तो कैसे काम करता है कि जो एक पर्सन है, ये बैंक है,
और ये आरबीआई है। तो जो हमारा पैसा है वो बैंक में रहेगा, और बैंक में जो भी फंड्स है तो जो ज्यादा कम होगा मनी का फ्लो वो बैंक के थ्रू ही होगा। तो आरबीआई क्या करती है, अगर मनी का फ्लो मार्केट में ज्यादा हो गया तो इन बैंकों से फंड्स अपने पास ले लेती है। ठीक है, कैसे? टूल्स के द्वारा। ऐसा नहीं कि सीधा गया और बैंक से पैसा ले लिया, नहीं, कुछ टूल्स हैं इसके लिए बनाए गए हैं। उन टूल्स के द्वारा उनमें रेट, उनका इंटरेस्ट रेट घटा के बढ़ा के यहाँ से अपने पास ले लेती है, और अगर मनी का फ्लो कम हो गया तो अपने पास से इन बैंकों में देती है, तो ऑटोमेटिकली ही हमारे मार्केट में पैसा आ जाता है। यही मैकेनिज्म है मॉनेटरी पॉलिसी का, ऐसे ही काम करती है। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई, हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया, क्विक रिकॉल कर लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, उसका अंतर क्या है, किस एक्ट में डिफाइन किया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो टेन्योर होता है वो 2 मंथ के लिए होता है, वो हमेशा दो मंथ के लिए बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोला जाता है इसको। ये बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इसका जो रिकमेंडेशन किया गया वो उर्जित पटेल कमेटी द्वारा किया गया। इसके 6 मेंबर्स होते हैं, 3 होते हैं आरबीआई के ऑफिशियल, 3 होते हैं गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। कौन कौन है? पहले हैं मिस्टर शक्तिकांत दास, गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये चेयरपर्सन है इस आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के। दूसरे हैं मिस्टर जनक राय, तीसरे हैं डॉक्टर माइकल पात्रा, ये डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। चौथी जो मेंबर हैं इनकी वो है मिसेस पम्मी दुआ, ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डायरेक्टर हैं। चौथे जो 5वें हैं वो हैं रविंद्र ढोलकिया, ये IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं। और जो लास्ट है 6ठे वो है मिस्टर चेतन घाटे, ये इंडियन स्टैटिक्स जो इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर है। ठीक है, इतना हमने पढ़ाई कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। यही टूल्स हैं जिनके द्वारा हम ये डिसाइड करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारा जो मौद्रिक नीति वो कैसे काम करेगा, मनी फ्लो को कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो 2 तरह में बांटा गया है, 2 प्रकार में बांटा गया है इस मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव टूल्स, सेकंड इज क्वालिटेटिव टूल्स। जितनी भी चीजें सेशन में बताई जा रही हैं सारी एग्जाम फोकस है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्हीं चीजों से। तो आप इसको प्लीज नोट करते रहिएगा और रिकॉल जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये 2 तरह के हमारे जो टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। इसको आगे जो क्वांटिटेटिव टूल्स है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट होता है डायरेक्ट टूल्स और सेकंड होता है इनडायरेक्ट टूल्स। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव इनको फर्दर 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट होता है डायरेक्ट टूल्स, सेकंड होता है इनडायरेक्ट टूल्स। ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं, इनके बारे में हम डिटेल जानेंगे, हर एक टूल्स के बारे में डिटेल जानेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। जो डायरेक्ट टूल्स होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, क्या क्या बोलते हैं। डायरेक्ट टूल्स बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आता रहता है, क्वेश्चन में पूछता है और ये हर साल पूछता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर दूसरे महीने चेंज होता रहता है, इसका जो भी रेट है, जो भी इंटरेस्ट रेट है वो। तो सेकंड इज डायरेक्ट टूल में SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, और जो थर्ड है वो कौन सा है, रीफाइनेंस फैसिलिटी। ये 3 हमारे डायरेक्ट टूल्स हैं, जो डायरेक्ट टूल्स बोलते हैं। डायरेक्ट टूल्स मतलब जिनका इफेक्ट डायरेक्ट पड़ता है, हम इनमें इंटरेस्ट से चेंज कर देते हैं और सीधा उतना मनी अपने मार्केट से निकाल के आरबीआई के पास आता है। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट टूल्स। तो इनडायरेक्ट टूल्स में भी कुछ है। ठीक है, इसमें जो है 6 तरह के टूल्स आते हैं, वो कौन कौन से जान लेते हैं। रेपो रेट, इज रिवर्स रेपो रेट,
ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। अगला क्या है, बैंक रेट। ये किसकी बात हो रही है, इनडायरेक्ट टूल्स की। अगला कौन सा है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमएसएफ। एमएसएफ हमेशा वर्ड आता रहता है, एमएसएफ। ठीक है, उसके बाद है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। उसके बाद है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। देखिए ये इतने तरह के टूल्स हैं क्वांटिटेटिव टूल्स में। आगे क्वालिटेटिव टूल्स भी आएगा, उसके बारे में जब हम उसका कब डिस्कस करेंगे, जब हम क्वांटिटेटिव टूल्स खत्म कर लेंगे ये, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं और ये पूछेगा आपके एग्जाम में हर साल। तो इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए प्लीज, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ नहीं आएगा, अगर आप ये डिफरेंशिएशन समझ नहीं पाएंगे तो जो आगे सेशंस आएंगे उसमें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये चीजें हो गई, डिफरेंस हमने डिफरेंशिएट कर लिया, हमने कैसे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो जान ली, ये चीजें हो गई। अब क्या करेंगे कि जो अगला सेशन आएगा उसको हम लोग इसमें इन टूल्स के बारे में एक एक करके जानेंगे। एक सेशन में डायरेक्ट टूल्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, अगले में इनडायरेक्ट टूल्स को, उसका क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कब करेंगे हम लोग, अगले क्लास में। आप इसको रिकॉल कीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, अब सेशन खत्म करने से पहले आज का जो वर्ड है माइक्रो एटीएम, इसके बारे में जान लेते हैं। माइक्रो एटीएम क्या है, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि माइक्रो एटीएम जो वर्ड है वो नया है बैंक सिस्टम में। नहीं, ऐसा नहीं है। माइक्रो एटीएम जो है वो बहुत दिनों से काम कर रहा है, स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे ये, और सेमी अर्बन क्षेत्र है वहाँ पे बहुत दिनों से काम कर रहा है। ये क्या होता है, माइक्रो एटीएम जस्ट लाइक अ स्वैपिंग मशीन होता है। स्वैपिंग मशीन हम जाते हैं ना शॉपिंग करने, मार्केट में, बिग बाजार में, दुकानों में, जहाँ स्वैपिंग मशीन होता है, जहाँ अपना कार्ड स्वैप करके पैसे वहाँ से अपने अकाउंट से कट जाते हैं, पेमेंट हो जाता है, जस्ट लाइक दिस। ये माइक्रो एटीएम उसी को बोला जाता है। इनका एक किसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों स्टार्ट किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे बैंकिंग पहुँच नहीं है, जहाँ पे ब्रांचेस नहीं है, बहुत छोटे लोग, बहुत कमजोर तबके के लोग रहते हैं, जहाँ ब्रांच बहुत दूर है, वहाँ पे कोई भी बैंक की ब्रांच क्या करती है, जो नियरेस्ट ब्रांच होती है वो वहाँ पे बैंक मित्र, जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, उनकी नियुक्ति करती है। ठीक है, और उनको एक स्वैपिंग मशीन की तरह एक डिवाइस देती है, उसमें एक थंब इम्प्रेशन लगाने का, बायोमेट्रिक लगाने का, उसमें भी वो भी मशीन लगा होता है। वो बीसी क्या करता है, जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, उनका काम होता है कि जो भी कस्टमर, बैंक के कस्टमर आए उनके पास उनका थंब इम्प्रेशन लेना और उनकी छोटी मोटी जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करना। जैसे कि छोटी विड्रॉल, कम कैश अमाउंट, मान लीजिए 500 रुपये मुझे विड्रॉ करना है और मेरा ब्रांच यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो 500 के लिए लोग जाते नहीं हैं। तो इसीलिए लाया गया, जो एक छोटे से क्षेत्र में, एक गांव में एक बैंक मित्र होता है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, उनका से मशीन होता है, उनके पास आप पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसके थ्रू अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें माइक्रो एटीएम के द्वारा होती हैं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा माइक्रो एटीएम क्या होता है। तो हमने एक नया वर्ड भी सीखा, माइक्रो एटीएम। इसी तरह से हम आगे भी सेशन लेके आते रहेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और खूब मेहनत करके पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो गए होंगे। आपने सुना है कि जो भी एग्ज़ाम्स है उसके नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो गए हैं, तो बहुत जल्दी SBI PO का नोटिफिकेशन आ जाएगा और सारे एग्ज़ाम्स होंगे, इसलिए मेहनत में लग जाइए। और ये सेशन खत्म करने से पहले एक मैं छोटा सा रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, कुछ बात है वो कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बात हो, ये थोड़ा सा इस पढ़ाई से अलग है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अभी गवर्नमेंट ने जो ये हमारा लॉकडाउन था कोविड-19 कोरोना पैंडमिक के लिए, उस पर छूट दिया है। इस छूट को आप ये मत समझिए कि कोरोना का खतरा खत्म हो गया है। नहीं, कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है, ये रोज़ बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार की कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से छूट देना पड़ा।
तो इस छूट को आप बहुत अच्छे से हैंडल कीजिए, इसको आप फ्री मत समझ लीजिए। आप बिना बात के घर से बाहर मत निकलिए। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी रूल्स है उसको फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, ग्लव्स पहनिए, और अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलिए। जो भी गवर्नमेंट के दिशा निर्देश हैं उसको प्लीज और प्लीज फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा फैमिली सुरक्षित रहेगा और तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सो इसी के साथ ये सेशन खत्म करते हैं। अगले सेशन में जब आप आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे हमारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।